नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ रिद्धि मिश्रा। सिद्धार्थनगर के बुद्ध वन विहार पार्क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पार्क के अंदर टहलने के लिए बनाए गए रास्ते की सीमेंट उखड़ गई है और बाउंड्री वॉल भी टूटकर गिर गई है। वहीं इस पार्क में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी कई सालों से मरम्मत न होने की वजह से अपनी सुंदरता खो रही है और इस प्रतिमा के चारों तरफ लगाई गई रेलिंग भी जगह जगह टूटी पड़ी है। जब पार्क की बदहाली को लेकर वन विभाग के उप वन अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पार्क में भारी संख्या में लोग आते हैं और ये पार्क लोगों के लिए ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए, अशोक मार्ग पे हमारा एक बुद्ध विहार पार्क है जिसमें सुबह शाम और प्राय छुट्टियों में, अवकाश के दिनों में काफ़ी जनता जनार्दन आसपास के क्षेत्रों से आती है। खासतौर से बच्चे बहुत आते हैं और आनंद लेते हैं। वहाँ कुछ घास के मैदान हैं, कुछ झूले लगे हैं, बुद्ध भगवान की प्रतिमा है और एक इस व्यस्त जीवन में एक आनंद का कुछ क्षण वहाँ लोग व्यतीत करते हैं और एक तरह से वो ग्रीन हाउस की तरह काम करता है इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में। तो उसमें विगत वर्षों में हमने कई प्रस्ताव बनाए और शासन को प्रेषित किए, लेकिन हमको कोई धन उसके लिए आवंटित नहीं हो पाया। धन के अभाव में हम उसका रखरखाव सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने अपने दैनिक श्रमिकों के माध्यम से उसको प्राय साफ सफाई भी करवाते हैं, बड़ी बड़ी घास को कटवा कर उसको हटाते भी हैं और एक दैनिक श्रमिक को नियमित वहाँ पर चौकीदार के कार्य के लिए लगातार बनाए रखते हैं। हम आए हैं सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित एक पार्क में। ये इकलौता पार्क है इस मुख्यालय का जहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन ये पार्क फिलहाल बेहद ही जर्जर हालत में, बेहद बदहाल है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पार्क में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। सीधे बात करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी समस्याएं उन्हें आती हैं इस पार्क में। जी, शुभ नाम आपका? सोनू त्रिपाठी मेरा नाम है। सोनू, कितनी दिक्कतें हैं, किस तरह का पार्क है? ये एकदम जर्जर पार्क हो चुका है। यहाँ टहलने के लिए भी का बोला मान के चलिए, अगर चप्पल जूता निकाल दिया जाए तो इस पार्क में घूमा नहीं जा सकता है और झूला भी टूटा हुआ है, छड़दाली भी इसकी गिरी हुई है। कोई बैठा रहे, किसी का सामान लेके कोई भी भाग सकता है। ये मान के चलिए घास भूस नहीं है, जो भी घास है वो बहुत बड़े बड़े हैं, कभी कटाई जैसे हुआ ही नहीं है। जब लास्ट में आता है तो जुताई उताई हो जाता है, उसी प्रकार से पड़ा रहता है। फूल पौधे उसमें भी नहीं है। पार्क में कम से कम फूल पौधे होने चाहिए, झूले होने चाहिए, छड़दाली का बल्ला सही होनी चाहिए, चलने के लिए रास्ता सही होना चाहिए कि कम से कम जो सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए आए उसके लिए का बोला ये दिक्कतें पैदा ना हो। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ का जो का बोला मॉर्निंग वॉक मतलब जो सड़कें हैं वो सही हो जाए। एक पेयजल मतलब एक नल का बोला आवश्यकता है यहाँ पे और झूले भी सही कर दिए जाए, छड़दाली जो है वो भी सही कर दिया जाए। बाकी बच्चों को खेलने का फूल पौधा का बोला जरूरी है। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बताते हैं। जी, आपको सुना? राजकुमार यादव मेरा नाम है। राजकुमार, कितनी समस्याएं हैं, क्या स्थिति पाते हैं आप अपने जिले के पार्क की? देखिए, हमारे जिले का बेहद ही पार्क की हालत जो है बेहद ही अव्यवस्थित है। यहाँ बिल्कुल अव्यवस्था है। यहाँ ना फर्श सही है, मेन गेट से लेकर के पूरी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और घास फूस बड़े बड़े हैं। इसको कभी इनकी कटाई नहीं हुई है। बैठने के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। बिल्कुल बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं सबको अव्यवस्थित है। यहाँ कोई साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है इसके जो भी इस पार्क के रख रखाव की जिसकी जिम्मेदारी हो वो कुछ काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा लगता है कि कोई इसके जिम्मेदार है ही नहीं, कोई देखने लायक या कहीं कोई बैठने लायक, कोई सारी चीजें अव्यवस्थित है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस पार्क को बेहतर बनाया जाए, यहाँ की बैठने की व्यवस्था बेहतर कराई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए, जो भी यहाँ खेलने के साधन नहीं है उसके लिए कुछ अच्छे साधन लगाए जाए जिससे कि जो भी अपने बाल बच्चों के साथ इस पार्क में आए घूमने के लिए वो अपने बाल बच्चों को उसमें बैठाल के एंजॉय करवा सकें। फिलहाल इस सब की जरूरत है, लेकिन इसके जो भी जिम्मेदार हैं वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण कब तक होगा, यह तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर।
उत्तर भारत में ठंड का जबरदस्त प्रकोप है। एक तरफ जहां बेतहाशा ठंड से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमरूदों को पसंद करने वाले लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पूरे देश में मशहूर इलाहाबादी अमरूद की मिठास अब बढ़ गई है और बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड ने इलाहाबादी अमरूद की मिठास को और अधिक बढ़ा दिया है। इसकी बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ठिठुरन के बढ़ने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। ठंड से अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं इस ठंड ने इलाहाबादी अमरूद की मिठास को भी बढ़ा दिया है। और अब बढ़ती मिठास की वजह से इलाहाबादी अमरूद की बिक्री में इजाफा हुआ है। इससे पहले ठंड में कमी और प्रदूषण के कारण इलाहाबादी अमरूद में मिठास कम थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिला, उसकी वजह से इलाहाबादी अमरूद की बिक्री में इजाफा हुआ है और लोग अमरूद को खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से बिक्री में 3 गुना इजाफा हुआ है। जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी वायु प्रदूषण की वजह से अमरूद बहुत कम मीठा आ रहा था, तो इसके वजह से बिक्री भी थोड़ा कम हुई थी 10-12 दिन से। और फिलहाल अभी हाल ही में जो 4-5 दिन से ठंड पड़ रही है, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और अमरूद हमारे यहाँ का पूरा तो जानते ही हैं इलाहाबाद का कितना मीठा होता है और पूरे विश्व में ये मशहूर है। और अभी बिक्री भी बची मतलब हो रही खूब अच्छी। और दूसरी चीज़ है, बिक्री यहाँ हो रही है और भी इंसान आ रहे हैं यहाँ पर, ले जा रहे हैं बाहर से। इलाहाबादी अमरूद के जो ग्राहक एक हफ्ते पहले 1 से 2 किलो खरीद रहे थे, आज वो 3 से 5 किलो खरीद कर ले जा रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद पसंद करने वाले लोगों का कहना है कि बीते नवंबर-दिसंबर में इलाहाबादी अमरूद की मिठास प्रदूषण की वजह से थोड़ी कम थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से ठंड ने अपना असर दिखाया है, उसकी वजह से अमरूद मीठे आ रहे हैं। हालांकि इस बार अमरूदों की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से अमरूद के दाम थोड़े महंगे जरूर है। नहीं, अमरूद में सर अभी तक तो जैसा था कि 4-5 दिन पहले जो है नॉर्मल ठंड थी, जिस वजह से थोड़ा सा वायु प्रदूषण के कारण अमरूद का उस तरीके से हिसाब किताब नहीं था। लेकिन अभी जैसे ठंड बढ़ी है, उस हिसाब से अमरूद में वापस मिठास लौट आई है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, लेकिन हम जहाँ 2 किलो ले जाने को वहाँ हम लोग 1 ही किलो ले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के अमरूद इलाहाबाद के फेमस है, उस तरीके से इस समय अमरूद लेने लायक है। अगर आप खाना चाहते हो तो इलाहाबाद के अमरूद जरूर ले जाएं सर। और ये तो हमारे पूरे इंडिया में तो विख्यात ही है, बाकी और भी जो है अदर कंट्रीज में भी जो है फेमस है इलाहाबाद के अमरूद सर। इलाहाबादी अमरूद मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक अमरूद जो अंदर से लाल होता है और दूसरा जो बाहर से लाल होता है। बाहर से लाल वाले अमरूदों को सेबिया अमरूद कहते हैं, जो सेब की तरह लाल होते हैं और खाने में सेब से भी ज्यादा मीठे होते हैं। तो अंदर से लाल वाले अमरूद बाहर से हल्के हरे रंग के होते हैं और अंदर सुर्ख लाल। हालांकि दोनों की डिमांड अब बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी आए लोग प्रयागराज पहुंचकर इलाहाबादी अमरूद को खरीद रहे हैं। इस बार कम पैदावार और महंगे दाम के बाद भी लोग अमरूदों को पसंद कर रहे हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, अमरूदों में मिठास और बढ़ रही है। पूरे उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसका सीधा असर प्रयागराज में ही पड़ रहा है। और प्रयागराज में भी जो पारा है वो काफी गिर गया है और जिसकी वजह से इलाहाबादी अमरूदों में जो मिठास है वो अब लौट आई है। हम मौजूद है सिवलाइन क्षेत्र में और इसी जगह पर मौजूद है जहां पर अमरूदों की जो मंडी है वो यहाँ सजती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अब यहाँ पर अमरूद लेने आ रहे हैं। हालांकि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो वायु प्रदूषण की वजह से और ठंडी कम होने की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर लोग की ज़्यादा है। इलाहाबादी अमरूद की बात करें तो इलाहाबादी सेबिया अमरूद होता है जो सुर्ख होता है, ललित अमरूद होता है जो अंदर से लाल होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये अंदर से लाल जरूर है। हालांकि इसमें मिठास कम रहती है, लेकिन इन सब जो अमरूद रखे इसमें जो मिठास है वो अधिक रहती है। तो ऐसे में अब एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है तो अमरूदों में मिठास लौट आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। काशीपुर नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर कमर कस ली है और एनजीओ से ऐप के जरिए फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है।
साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने सफाई कर्मियों को भी जरूरी हिदायत दी है। डोर टू डोर गाड़ी जा रही है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम को उत्तराखंड में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और जो घर का कूड़ा है वो भी जो है जब गाड़ियाँ डोर टू डोर गाड़ी जा रही है उसमें ही डालें, जिससे कि हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकें। क्योंकि स्वच्छ काशीपुर हो, इस स्वच्छता का यदि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में नहर कटने से नहर का पानी खेतों में चला गया और इससे किसानों की खड़ी फसल पानी में डूब गई। नहर की मरम्मत न होने की वजह से नहर जगह जगह से कट गई है और सारा पानी किसानों के खेतों में चला गया है, जिससे गेहूं और सरसों की फसल का नुकसान हुआ और किसानों की चिंताएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। सुबह जब हम आए तो देखे कि पानी रात से कटा हो गया है, जैसे भी है वो बह रहा था। तो सफाई हुई, इसकी आगे नहीं हुई, इस वजह से पानी पूर्णतः निकल नहीं पा रहा है। और जब पानी निकलेगा नहीं तो ओवरफ्लो होगा, बहेगा ही। जब ओवरफ्लो हुआ तो पट्टी कट, एक साइड का कट गया, उससे जो पानी बह रहा है पूरा फसल जो है खराब हो गई है। गेहूं, सरसों, लोगों का यहाँ पे अब 6-7 बीघे पूरा एक तरफ से जलमग्न हो गया है। और अभी तक विभाग से भी कोई नहीं देखने आया, ना कोई जांच इसकी कि पानी बह रहा है, जाके देखे इसको, आगे जो व्यवस्था है उसको कराएं। काफी परेशानी हो रही है। हाँ, लोगों को परेशानी बहुत हो रही है, काफी क्या बहुत है। अब जिसका नुकसान हो गया ऐसे हो नहीं पा रहा है, महंगाई है, जो होना था वो भी चला गया। अब किसान परेशान वैसे भी है और भी परेशान हो गया। अब कुछ होगा नहीं तो क्या खाएंगे, कैसे होगा। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गांवों की तस्वीर बदलने के लिए विकास की तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन कासगंज में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार के चलते धरातल पर आज भी स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरा पानी, कीचड़, गंदगी और विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार कासगंज के तमाम गाँवों की पहचान बन गया है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर भरा गंदा पानी, पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर मासूम बच्चे, बुजुर्ग और युवा। विकास के तमाम दावे और वादों की पोल खोलने के लिए शायद ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीर कासगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के गांव ईशेपुर की है, जहां के ग्रामीण हर रोज इसी तरह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आलम
प्रॉब्लम यह है कि आए दिन बच्चे बुजुर्ग इस रास्ते से निकलने की वजह से गिरकर घायल हो जाते हैं। ग्रामीणों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के भ्रष्टाचार के चलते ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सड़क निर्माण कार्य के लिए आई धनराशि को निकालकर उसका बंदरबाट कर दिया। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती हैं, पॉइंट आता है, अपने घर पे जाता है, घर पे जाता है, पॉइंट को करा बैठी की बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत है? मेरा पानी भरा हुआ है, बारी बच्चा कितना सड़क पे तो निकासी नहीं कर रहे प्रधान जी। कहता हाँ कर जाता और चले जाता है। शिकायत की थी आपने? करी शिकायतें आवता है और चले जाता है, थाने में हुआ है। हाँ सब बता रहते कहते सुनता ही ना है। दिक्कत ये है, पानी अब भरा पड़ा है गांव में, निकलने के लिए रास्ता नहीं है और प्रधान जी से कहने पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ पर शिकायत की थी आपकी? शिकायत की है, कई बार शिकायत की है। हमारे पानी के निकास के लिए कुछ भी इंतजाम करें। दावे खोखले ही हैं, फिर जब नहीं काम हो रहा तो हमें तो सबसे बड़ी यही पानी की, उधर भी पानी भरा है गाँव में, पानी का किसी तरफ कोई निकास ही नहीं है। हाँ बताते हैं कि पैसा निकाल लिया है, लेकिन काम नहीं करवाया है। सरकार तमाम योजनाएं चलाकर गांवों की स्थिति बदलने की ओर अग्रसर है। वहीं इन योजनाओं के बिचौलिए पैसों की लालच के चलते किसी भी हालत में गांव की स्थिति सुधरने नहीं देना चाहते। ऐसे में जब इस मामले की जानकारी पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव से ली गई तो उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला संज्ञान में आया है, अब हम उसका पूरा परीक्षण करा के जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का पूरा विवरण हम मंगा रहे हैं और अगर उसका पैसा निकला है और कार्य नहीं हुआ तो निश्चित रूप से संबंधित दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पंचायत अधिकारी ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन असल में कब गांव वालों को इस समस्या से निजात मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ये लोग इसी तरह गंदगी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। प्रदेश की योगी सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि वो गांव का विकास कर रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। इस वक्त मौजूद हूँ कासगंज जनपद के गांव ईशेपुर में। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गांव की दुर्दशा का वो आलम है जो यहाँ के गांव वालों को हर रोज भुगतना पड़ता है। ये मुख्य मार्ग है इस गांव का, यहाँ से होकर सैकड़ों राहगीर प्रतिदिन गुजरते हैं। लेकिन अगर इस गांव की रास्ते की तस्वीर देखें तो इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, लोग खासा परेशान हैं। लगातार यहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और आए दिन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने लगातार इस पूरे मामले में प्रधान से लेकर आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान ने विकास और निर्माण कार्यों के लिए इस जगह का पैसा भी निकाल लिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। गांव वाले इस समस्या से खासा परेशान हैं। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जल भराव की स्थिति है। यहाँ से सैकड़ों राहगीर रोज गुजरते हैं, रोज के अपने जरूरतों के काम करने के लिए इसी रोड से जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना इसमें पानी भरा हुआ है। लगातार ग्रामीण इस समस्या के चलते परेशान हैं, हालांकि उन्हें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल सका है। फिलहाल लाइव टुडे के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में।
सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संभल में एसडीएम दीपेंद्र यादव की प्रेरणा से स्थानीय लोगों ने एक बड़ी मिसाल कायम की है। संभल में खेल स्टेडियम से देश की आज़ादी के बाद वंचित युवाओं के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई पहल नहीं की, तो वहीं एसडीएम के द्वारा मैदान को खेल स्टेडियम बनाने की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने जन सहयोग से खाली पड़ी करीब 2 एकड़ जमीन को स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। खेल स्टेडियम के साथ ही मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी डीएम और एसपी समेत चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने हिंद स्टेडियम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। वहीं एसडीएम की पहल के बाद खाली पड़े मैदान को हिंदी स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब में बनाने के लिए शुरू हुई कवायद के बाद इसको एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये हिंद स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है, ये हिंद इंटरमीडिएट कॉलेज जो शहर के लगभग बीचों बीच पड़ता है, यहाँ पर तकरीबन 7,500 वर्ग मीटर की यह ज़मीन थी जो खाई के रूप में थी और अभी तक अनुपयोगी थी। यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होया करती थी और जिसके कारण और शहर में कोई खेलने का स्थान बच्चों के लिए नहीं था। तो बहुत अरसे से नागरिकों की मांग थी, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की मांग थी, जनप्रतिनिधियों की भी, कि इस स्थान को एक स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाए। तो यहाँ के एसडीएम जो संभल हैं और बाकी कमेटी के लोगों ने मिल बैठ के इसको एक स्थान को लेबलिंग करा करके इसको जनोपयोगी बना करके आज इन लोगों ने यहाँ पर ये नींव रखा है कि जन सहयोग के आधार पर इसको खेल के मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये हिंद इंटर कॉलेज का 1923 का ब्रिटिश पीरियड का एक कॉलेज है। यहाँ पर हिंद इंटर कॉलेज का एक मैदान है और जिसका रकबा लगभग 13 बीघा है। पिछले करीब 30 साल से हम ये सुनते चले आए हैं कि यहाँ पर संभल के अंदर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन सिर्फ हर बार यहाँ पर लोग सरकारी मशीनरी, यहाँ लोग आते थे, ज़मीनें नापते थे और कागज़ में वो आगे बढ़ा दिया करते हैं, लेकिन अभी तक वो हमारा सपना साकार नहीं हुआ। पिछले 10 साल से यहाँ देखा गया है हिंद इंटर कॉलेज मैदान के अंदर क्या अनादरित तरीके से कुछ लोगों ने यहाँ पर कब्जे कर लिए थे, यहाँ ट्रक खड़ा करते थे, यहाँ भैंसे चराया करते थे और इसको बहुत गंदा कर दिया, जुए खाने खोल रखे थे। जैसे ही एसडीएम साहब हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने इस चीज़ को देखा और संभल की प्रतिभाओं को देखा, यहाँ के खेल को लेकर बच्चों में बहुत प्रोत्साहना थी, उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक बीड़ा उठाया और यहाँ के संभल के जनता से सहयोग के लिए अपील की। मैदान में बैडमिंटन के खेल की व्यवस्था होगी, फुटबॉल का मैदान तैयार हो गया है, रेसिंग ट्रैक रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, जिम की व्यवस्था रहेगी और पूल के जो खेल होते हैं वो सारे रहेंगे और खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा इस मैदान से दी जाएगी। हमारे शहर संभल में किसी भी तरह के स्पोर्ट्स के लिए कोई भी ना तो ग्राउंड था, आज ये ग्राउंड का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ये बहुत अच्छा है। एसडीएम माननीय एसडीएम संभल की प्रेरणा से इस ग्राउंड का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है। ये हमारे युवाओं के लिए और शहर संभल के लिए बहुत अच्छा विकास का कार्य एसडीएम साहब ने किया है। क्या मानते हैं कि आप जो है इस स्टेडियम का जो निर्माण जो पूरा जो करा करके ही जो ठानेंगे? हाँ होगा, सभी शहर के सम्मानित लोग
इस कार्य को कराने का प्रण कर चुके हैं और ये होकर रहेगा। आज संभल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम का आगाज हुआ है, जिसमें हमारे लोकप्रिय उप जिलाधिकारी महोदय माननीय दीपेंद्र यादव जी के भरसक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। हम सब लोग शहरवासी इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि इन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है, इसको पूरा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये तोहफा दे करके जाएंगे। आज से जो बच्चे बोल रहे हैं, ये सौभाग्य हमें आज से प्राप्त होगा, जिसका आज। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।